नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है इंडियाज़ जी फोर्स मोमेंट। यहाँ पे जी फोर्स का मतलब है G20। G20 जहाँ पे अभी जिसमें इंडिया को चेयरमैनशिप दी गई है। तो G20 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि 80% जो वर्ल्ड की जीडीपी है वो G20 कंट्रीज़ कंटेन करती हैं। मतलब कि ये जो 20 कंट्रीज़ हैं इनकी जो जीडीपी मिलाते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड की 80% जीडीपी हो जाती है। मतलब इन 20 कंट्रीज़ को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो पूरे वर्ल्ड को एक तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो 75% इन कंट्रीज़ से होता है। तो ट्रेड में भी ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल निकलेंगी हमारे लिए। और साथ ही साथ जो 60% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो इस G20 कंट्रीज़ में, मतलब इन 20 कंट्रीज़ में आ जाती हैं। तो ये इस वजह से ये कंट्री G20 जो ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नो इसमें क्या मतलब कि इसका एम क्या है, क्यों, मतलब कि क्यों G20 में जो हमारी मेंबरशिप है, जो चेयरमैनशिप है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होने वाली है। क्योंकि जब G20 मतलब इतने बड़े ग्रुप का चेयरमैन बनता है कोई कंट्री, तो उसके पास ऑप्शन रहते हैं कि वो कई डायमेंशंस में इस पूरे ग्रुप को ले जा सकता है। तो अभी इंडिया की जो नीड है वो है फाइनेंसिंग क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि इंडिया के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी वो क्लाइमेट को प्रॉपरली, मतलब कि एक कह सकते हैं कि नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव करने के लिए काफ़ी पीछे है, काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। उसको प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोवाइड किया जाए तो इंडिया जो इसकी सेट टाइम लिमिट है उससे पहले ही नेट ज़ीरो एमिशन को और बाकी डायमेंशंस में भी एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उसके लिए फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, मतलब कह सकते हैं कि इन शॉर्ट मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए प्रेशराइज करना होगा। प्रेशराइज का मतलब हम ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन किसी तरह से IMF, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और एशियन डेवलपमेंट बैंक को हम परसुएड कर सकते हैं, मतलब किसी तरह से उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, और अदर एस्पेक्ट्स में भी वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये जो पंचामृत गोल है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, इंडिया का ये जो पंचामृत गोल है, मतलब 5 डायमेंशंस में डेवलपमेंट, वो अच्छे तरीके से हो सके। नाउ अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं कि क्या क्या है। जैसे पहला IMF जो है वो पेमेंट नीड के लिए यूज़ होता है, मतलब कि जो पेमेंट होता है उन सब सारी नीड्स को फुलफ़िल करने का काम करता है, इंटरनेशनल पेमेंट्स को। तो मतलब कि वो पूरा ट्रैक करता है सारी चीज़ें IMF, ठीक है। लेकिन IMF के पास अभी क्या है कि इतना पैसा हो गया है, इतना फंड कलेक्ट हो गया है कि वो ढूंढ रहा है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एकदम सही समय होगा इंडिया का IMF को परसुएड करने का कि वो एक इंडिया में, मतलब कि इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा IMF के लिए। जैसे कि IMF का जो मनी है जब इंडिया में आया, इन्वेस्ट हुआ, वहाँ से जो मतलब कि उनको प्रॉफिट होगा, चाहे वो क्लाइमेट पर्सपेक्टिव में हो, चाहे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो, या किसी अदर डायमेंशन में हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डायमेंशन में हो, वो हर तरह से वो पैसा प्रॉफिटेबल होगा IMF का इन्वेस्टमेंट इंडिया में। दूसरा, एज इंडिया जो है G20 ग्रुप का चेयरमैन है, तो इंडिया शुड रोल आउट इंडिया स्टैक ऑन ग्लोबल स्टेजेस। मतलब कि जो इंडिया के स्टैक्स हैं, जैसे UPI हो गया, आधार कार्ड्स हो गए, डिजी लॉकर हो गए, ये सारी चीज़ों को इन्हें इंटरनेशनल लेवल पे लेके आना चाहिए। जैसे हमें पता है USA का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, स्विफ्ट जो है कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये मैसेजिंग सिस्टम है। ये एक बैंक से दूसरे बैंक तक मैसेज पहुंचाता है कि हाँ ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ, या जो भी चीज़ें हैं, एक एश्योरिटी देता है कि हाँ ये जो पैसा है वो हमें मिल चुका है, हम आपको ट्रांसफ़र करते हैं, या आप जिसको देना है उसे दे दो। इस तरह की चीज़ें वो करता है, मैसेज करता है, ना कि पेमेंट करता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ सकता है। वही तीसरा पॉइंट है कि जो एक साउथ एशियन एजेंडा है उसको स्प्रेड करना, ये आइडिया होना चाहिए G20 समिट में इंडिया की चेयरमैनशिप का, कि जब वो चेयरमैनशिप ले तो फिर वहाँ पे जा कर के, जैसे स्विफ्ट पोर्टल सिस्टम है, वो एक अकेला, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है ना, डोमिनेटिंग सिस्टम है, जिसमें लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में मैसेज करके, मतलब पेमेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं उसे। तो अगर उसको चेंज करके UPI को भी हम इंट्रोड्यूस कर दें, एक अल्टरनेटिव बना दें, तो इंडिया का भी फ़ायदा होगा और वर्ल्ड को भी क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी।
जिससे कंपटीशन बढ़ेगा और ट्रांसपेरेबिलिटी भी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो नेशंस हैं, जिन नेशन का ये ओरिजिनल स्टैक्स हैं जैसे यूपीआई या स्विफ्ट, तो वो और ज़्यादा अकाउंटेबल और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे उसको बेटर बनाने के लिए। चौथा पॉइंट आता है कि जो G20 नेशंस हैं, इनका जो IMF में शेयर होल्डिंग है, क्या वो और बढ़ाई जा सकती है, क्या वो और अच्छी बनाई जा सकती है। फिर मतलब कि इंडिया की भी उसमें जो पोजीशन है, इंडिया का जो शेयर है उसे इंक्रीज़ करना चाहिए IMF में या नहीं, ये सारी चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। और G20 समिट में जाने के बाद इंडिया जो है ऐसे बेटर स्टेप्स उठा सकता है कि IMF में अपनी पोजीशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करे, जिससे जो वर्ल्ड में जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं इनमें इंडिया को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाए। फिफ्थ पॉइंट आता है जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन में क्या है कि कई कंट्रीज़ हैं, है ना, ढेर सारी कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कल्चर है वहाँ पे, अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, मतलब सबका तरीका अलग है, इसलिए तो अलग कंट्री है, वरना सब सेम ना होती। तो उसी तरह से इंडिया जो है मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस नेशन है, और काफ़ी फेडरल स्ट्रक्चर भी है, मतलब कि इसमें यूनियन भी है और स्टेट भी है, मतलब दोनों का रूल अलग अलग चलता है, फेडरेशन भी और यूनियन भी, ऐसा कहने का मतलब है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ढेर सारे कल्चर हैं, ढेर सारे रिलीजन्स हैं, और साथ ही साथ रूल करने का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका भी अलग अलग है, मतलब मिक्स है, यूनियन और फेडरल दोनों, काशी फेडरल जिसको बोला जाता है। तो इसका भी एक बेटर इंट्रोडक्शन वहाँ पे जाके किया जा सकता है, जिससे ये जो G20 नेशंस हैं उसको वो नेशंस इस इंडिया के ये जो मल्टी कल्चर है, मल्टी रिलीजियस एस्पेक्ट है, इसको अपने यहाँ भी अप्लाई करें, जिससे पीस एंड हार्मनी इंक्रीज हो सके। G20 जो है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रूव हो सकता है कि, या फिर हम कह सकते हैं पहला प्लेटफॉर्म प्रूव हो सकता है कि ये US की जो सॉफ्ट पावर है और कल्चर है, इसका अल्टरनेटिव निकल करके आए इंडिया। मतलब यहाँ पर जब इंडिया जाएगा और इतने बड़े ग्रुप से मिलेगा और बातें होंगी, मतलब ऑब्वियसली डिस्कशन होगा, एक लंबा प्रोसेस होगा, कोई छोटा प्रोसेस नहीं होने वाला, ये एक लंबा प्रोसेस होगा, बातें होंगी, उनमें डिस्कशंस होगा, डिबेट्स होंगे, उसके बाद जाके कोई कंक्लूजन निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, तो साथ ही साथ इन सब चीज़ों के साथ एक अपॉर्चुनिटी ये भी निकल के आती है कि जो US की सॉफ्ट पावर है और कल्चर है, कहीं ना कहीं इसका एक अल्टरनेटिव इंडिया भी बन सकता है, क्योंकि इंडिया भी सॉफ्ट पावर के रूप में एमर्ज हो रहा है और इंडिया में रिच कल्चर भी है। अब हम अगर बात करें टूरिज़्म की सबसे लास्ट में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में 17 से 18 मिलियन टूरिस्ट हर साल आते हैं, और उसी के कंपैरिजन में US की एक पर्टिकुलर सिटी है लास वेगास, जहाँ पे 30 मिलियन टूरिस्ट हर साल आते हैं। तो ये कंपैरिजन देखिए कि इंडिया और कहाँ वो एक पर्टिकुलर सिटी, उसका वहाँ पे जो टूरिस्ट के विजिट है पर ईयर, वो अप्रॉक्स डबल के अराउंड है इंडिया के पर ईयर टूरिस्ट विजिट के। तो इंडिया में इतना रिच कल्चर होने के बावजूद ऐसा है क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेफ्टी इश्यूज़ आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ आ जाते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इन सारे इश्यूज़ को अगर इंडिया काउंटर करने में सक्सेसफुल रहता है तो यहाँ का भी टूरिज़्म काफ़ी बेटर तरीके से डेवलप किया जा सकता है, और ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से ही होगा, जिसमें G20 नेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि इनक्रेडिबल इंडिया एंड गॉड्स ओन कंट्री इज़ नाउ G20 शेरपा। मतलब कि गॉड्स ओन कंट्री इसलिए क्योंकि कल्चर है बहुत अच्छा, अलग अलग रिलीजन से, तो ये सारी चीज़ें मिल करके ये G20 समिट को, G20 की चेयरमैनशिप को एज अ इंडिया चेयर कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती हैं। मैं एक बार इसको जो पॉइंट्स मैंने बताए मैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे IMF को इन्वेस्ट करने की नीड है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टूरिज़्म के लिए। G20 की चेयरमैनशिप लेते ही इंडिया जो है वो अपने स्टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है पूरे नेशन में, जैसे आधार, UPI और डिजी लॉकर। तीसरा पॉइंट है कि स्विफ्ट के लिए एक अल्टरनेटिव लेके आ सकता है इंडिया, जो कि लेके चल रहा है UPI का। चौथा है कि
जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है आईएमएफ में उसको इंक्रीज या डिक्रीज इंडिया कर सकता है स्ट्रक्चर वाइज, कि हाँ जो नीड है उसके अकॉर्डिंग। पांचवा पॉइंट है कि यूरोपियन यूनियन की तरह यहाँ पे, क्योंकि वहाँ डिफरेंट कंट्रीज है, यहाँ डिफरेंट कल्चर है ना, वहाँ यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स है, और साथ ही साथ काफ़ी फेडरल स्ट्रक्चर भी है यहाँ की गवर्नमेंट का, तो वो भी G20 नेशंस में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, जिससे अदर कंट्रीज भी इस स्ट्रक्चर को अपने यहाँ अप्लाई करें। और वही टूरिज़्म की बात बताई गई, तो यहाँ पे ये G20 जो इंडिया जी फोर्स मोमेंट है, इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी बन सकता है जब मेंस आंसर राइटिंग की बात आती है।